जय हिंद। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, देश की राष्ट्रीय आय किस पर निकाली जाती है, इनसे जीडीपी से देश को क्या फायदा होता है। आज हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं और बहुत ही सरलता से समझने वाले हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसानी से शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को, जिसका नाम है जीडीपी। आज का हमारा टॉपिक है बेटा जीडीपी। जीडीपी समझने वाले हम लोग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, यह जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। क्या आपको पता है जीडीपी की परिभाषा क्या है? जीडीपी की बेटा परिभाषा होती है, एक वर्ष में किसी भी देश राज्य के सीमा के अंदर, कौन सी सीमा, राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। वस्तु एवं सेवाओं का क्या होता है, अंतिम मूल्य। वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है बेटा, जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा होती है कि एक वर्ष में राजनीतिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब हमें समझना है पहला पॉइंट, एक वर्ष, यानी जीडीपी हमेशा बेटा वर्ष में निकाली जाती है। प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष की जीडीपी निकाली जाती है। दूसरा हम लोग पॉइंट समझने वाले हैं, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा क्या होता है, इसको हम लोग यहां से समझते हैं बेटा। ये जो हमारे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इंडिया का मैप, इसमें जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये है भौगोलिक सीमा। ये कौन सी सीमा है बेटा, ये भौगोलिक सीमा है। अब अगर हमें राजनीतिक सीमा समझना है तो देखो, यदि इंडिया का कोई व्यक्ति, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, कोई भी व्यक्ति मान लिया यहां पर पेट्रोलियम निकालने के लिए जाता है या मछली उत्पादन के लिए जाता है ना, मछली पालन के लिए जाता है, मछली निकालने के लिए जाता है, तो यहां पर जो भी कार्य होगा वो कौन सी सीमा में माना जाएगा, भौगोलिक सीमा में नहीं, राजनीतिक सीमा के अंदर माना जाएगा, है ना। तो अगर यहां पे कोई कार्य हो रहा है, यहां पे कोई कार्य हो रहा है, तो ये पूरा कार्य हमारा किसकी सीमा के अंतर्गत आएगा, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग समझते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं। वस्तुएं और सेवाएं क्या हैं, अब समझना बोर्ड पे एक बार। अब तीसरा जो पॉइंट है बेटा, वस्तुओं और सेवाओं। वस्तुएं क्या होती हैं और सेवाएं क्या होती हैं, समझो। जब हम पैसे देकर के किसी वस्तु, पैसों के बदले कोई वस्तु हमें साक्षात रूप से मिल जाती है तो उसको कहते हैं वस्तु। और जब हमारे पैसे देने के बाद कोई भी वस्तु हमें ना मिले उसको कहते हैं सेवा। जैसे हम होटल पे खाना खाने जाते हैं, तो जब हम पैसे देते हैं तो हमें खाना दिया जाता है ना, तो वो खाना क्या है, वस्तु है। लेकिन उसी खाने के लिए जब हम नौकर को टिप देते हैं तो वो क्या है, सेवा। अगर हम लोग पैसे उसको टिप नहीं देंगे, वो सेवा नहीं देता, तो फिर हमें खाना खुद उठाने जाना पड़ता। तो उसको जो हमने टिप दिया है वो क्या है, सेवा, क्योंकि उसके बदले हमें कुछ मिला नहीं है, उसने बस प्लेट ला करके उठा करके हमारे पास रख दी और उसको हमने पे कर दिया। वो क्या किया हमने, पे, उसको सेवा का पे किया। और जो हमने होटल मालिक को दिया वो किसका दिया हमने, वो उसको दिया वस्तु का। बात समझ रहे हो ना। जैसे मैंने मोबाइल दुकानदार को मोबाइल के पैसे दिए और उसने हमें मोबाइल दे दिया, तो ये क्या थी, वस्तु थी। और यदि जैसे मान लिया हम इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना है और टेम्पो पकड़ा मैंने, है ना, टेम्पो जब अगर हम बैठ गए और वहां पर उसने जाकर हमें उतार दिया, उसके बाद हमने उसको पैसे दे दिए, तो क्या उतारने के बाद उसने हमें कुछ दिया, नहीं दिया ना, बस एक जगह से उठा करके दूसरी जगह छोड़ दिया, तो ये क्या है, सेवा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बदले मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूं, क्या हाथ में नहीं दे रहा ना, केवल अपनी बातों को आपके मन में डाल दे रहा हूं, लेकिन क्या आपके हाथ में कुछ दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं ना। तो ये भी क्या हो गई, एक सेवा। जैसे मैं फोन पे बात करता हूं तो क्या हमें कुछ मिलता है उसके बाद, नहीं मिलता ना, केवल आवाज यहां से वहां तक पहुंच जाती है, तो ये भी क्या है, सेवा। तो जब हमारे पैसे देने के बदले हमें कुछ ना मिले
है ना, हाथ में साक्षात रूप से, वो क्या हो गई? सेवा। और जब हमें कुछ मिल जाए तो वो क्या हो गई? वस्तु। तो वस्तु और सेवाओं का कौन सा मूल्य बेटा? अंतिम मूल्य। वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब अंतिम मूल्य क्या होता है इसको समझ लो। देखो, जैसे जैसे मैंने ये मोबाइल लिया जाकर के, ये मोबाइल कौन सी कंपनी का है? सैमसंग कंपनी का है ना। ये जैसे मैंने मोबाइल लिया और ये मोबाइल सैमसंग कंपनी का है। अब इस मोबाइल के अंदर बेटा डिस्प्ले भी है, चिप्स भी लगी हुई हैं और भीतर हार्ड डिस्क भी लगी हुई है। तो क्या मैंने अलग अलग से सबके लिए पैसा पे किया? नहीं किया ना। मैंने मोबाइल वाले से क्या कह दिया कि हमें सैमसंग का ये वाला मोबाइल दे दो। ऐसा ही तो हुआ ना। और उसने हमें पूरा मोबाइल एक साथ दे दिया। ऐसा नहीं किया उसने कि कवर के लिए अलग पैसे लाओ, इतने डिस्प्ले के लिए अलग पैसे लाओ, भीतर के मदरबोर्ड के लिए अलग पैसे लाओ। ऐसा तो नहीं किया ना हमसे। कैमरे के लिए अलग से पैसे लाओ, ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसने हमसे कौन सा मूल्य इसका लिया है? अंतिम मूल्य लिया। जैसे मैं समोसा खाने जाता हूं, अब समोसे के अंदर आलू भी भरा है, मसाला भी भरा हुआ है, तेल में सेका भी गया है, मैदा भी लगी हुई है। उसने हमसे एक अंतिम मूल्य कह दिया कि एक समोसा 7 रुपए का है। समझ रहे हो ना बेटा? एक समोसा कितने रुपए का है? 7 रुपए का है। उसने हमसे ये नहीं कहा 2 रुपया आलू का दे दो, 1 रुपया मसाला का दे दो, 50 पैसा तेल का दे दो, है ना, 50 पैसा मैदा का दे दो। ऐसा नहीं कहा उसने। उस 50 पैसा दोना का भी दे दो, 20 पैसा चटनी का दे दो, ऐसा नहीं बोला हमसे। उसने सीधे क्या कह दिया? 7 रुपया का एक समोसा। तो उसने जो हमसे सीधा पैसे ले लिए, ये किसके हैं? अंतिम मूल्य। जैसे हम लोग मकान खरीदने जाते हैं, है ना। अब मकान का सीधा मूल्य लग गया, मान लिया 15 लाख रुपए का एक मकान मिल रहा है, तो मकान मालिक हमसे ये नहीं कहेगा, हम ये नहीं कह सकते कि हमें ईंटें अच्छी नहीं है इसकी, ऐसा करो ईंटें निकाल लो, बाद बाकी मकान हमें दे दो। इसकी सीमेंट निकाल लो, बाद बाकी मकान हमें दे दो। इसकी मोरम निकाल लो, बाद बाकी मकान हमें दे दो। ऐसा नहीं कह सकते ना। हम लोग कौन सा मूल्य पे करते हैं? सीधा सीधा अंतिम मूल्य पे करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, एक वर्ष के अंदर उस देश की राजनीतिक सीमा, भौगोलिक सीमा नहीं, राजनीतिक सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता। क्या कहलाता है? बिल्कुल जीडीपी कहलाता। अब इसको और ध्यान से समझना। अगला देखो इसमें बेटा, जीडीपी। अब एक देश के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो सब क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। एक वर्ष के अंदर हमारे जो देश के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो सब जीडीपी है। समझना, जैसे मान लिया हमारे देश में, हमारी देश की जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? मान लिया हमने टाटा, है ना। एक और कंपनी ले ली हमने अपने देश की, जैसे मान लिया जियो, है ना। टाटा और जियो भारत की कंपनी। ऐसे हजारों कंपनियां अपने देश में, और हजारों प्रकार के उपकरण बना रही। कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कागज बना रहा है, कोई बेंच बना रहा है, कोई बोर्ड बना रहा है ना, कोई घड़ी बना रहा है, कोई माइक बना रहा है। ऐसे हजारों प्रकार जो भी उपकरण हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब वस्तुएं हैं। और इन वस्तुओं को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगी हुई हैं। ऐसे ही हमने एक दो कंपनियों के नाम ले लिए। जैसे मैंने मान लिया हमारे देश की एक कंपनी है टाटा, ये कारें भी बनाती है ना, स्टील भी बनाती है। तो ऐसे टाटा काम कर रही है। जियो ले लिया, मान लिया कि टाटा और जियो ने मिलकर के हमारे देश में एक वर्ष में कितना उत्पादन किया? मान लिया हमने 1000 अरब डॉलर का उत्पादन किया। कितने का उत्पादन किया बेटा? इन्होंने 1000 रुपए का उत्पादन किया। मान लिया हमने 1000 रुपए का उत्पादन किया एक वर्ष में। केवल समझना, इसको मान लेना। इसके अलावा हमारे ही देश में दूसरे देशों की कंपनियां, है ना। कौन से दूसरे देशों की कंपनियां? दूसरे देश की कंपनी है जिसका नाम है, मान लिया हमने एलजी, है ना। एलजी कंपनी आई, क्योंकि हमारे देश में विदेशी कंपनियां भी तो रहती हैं। तो विदेशी कंपनी एलजी है, और उसने हमारे देश में एक वर्ष में कितना उत्पादन किया? उसने हमारे देश में एक वर्ष में 500 रुपए का उत्पादन किया। तो अब यह समझना, जीडीपी में क्या होता है? हमारे राजनीतिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है वो सब क्या कहलाता है? जीडीपी। अब वो चाहे हमारे देश की कंपनी हो और चाहे विदेश की कंपनी हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो विदेशियों ने हमारे देश में कितना उत्पादन किया? 500 रुपए। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि इससे जीडीपी से क्या होता है फायदा? कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, और जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ता है। और रोजगार, इससे यह भी साबित होता है कि यदि हमारे देश में रोजगार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कंपनियों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे यहां का जो माहौल है, एटमॉस्फियर है, कंपनियों की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छा है ना।
कभी रेगिस्तान में बगीचे उग सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर हमारे देश में कंपनियां ज्यादा हैं तो इसका मतलब है हमारे देश का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो अब देखो, तो फिर हमारे देश की जीडीपी कितनी हो जाएगी बेटा टोटल? हमारे देश की जीडीपी टोटल कितनी हो जाएगी? 1000 ये और 500 रुपए ये। तो हमारे देश की जो जीडीपी हो गई वो कितने रुपए हो गई टोटल? 1500 रुपए। 1000 रुपए जो हमारे देश की कंपनियों ने कमाया और 500 रुपए वो जो विदेशी कंपनियों ने भारत में आकर के कमाया, है ना। अब देखो, अब कुछ ऐसा भी तो होता है कि भारत के भी कुछ व्यक्ति विदेश में जाकर कमाते हैं। कोई दुबई में कमा रहा है, कोई अमेरिका में नौकरी कर रहा है ना, कोई सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। अलग अलग जगहों पर हमारे देश के लोग नौकरियां करते हैं। कोई चीन में कर रहा है, कोई रूस में नौकरी कर रहा है, कोई दक्षिण कोरिया में कर रहा है। अलग अलग देशों में हमारे ही देश के लोग पैसा कमा रहे हैं। तो जैसे हमने मान लिया हमारे देश का कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? गोरेलाल, है ना। हमने मान लिया हमारे देश का व्यक्ति गोरेलाल है जो कहां पर पैसा कमा रहा है? विदेशों में पैसा कमा रहा है। और इन्होंने कितना पैसा कमा लिया? मान लिया इन्होंने 100 रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमाए? बाहर जाकर के 100 रुपए कमाए। अब इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना। भारतीय कंपनी ने 1000 रुपए कमाए एक साल में। विदेशी कंपनी ने भारत में आकर कितना पैसा कमाया? 500 रुपए कमाया। और भारतीय व्यक्ति ने विदेश में जाकर के कितना पैसा कमाया? 100 रुपए कमाया। हमारे देश की जीडीपी क्या होगी? विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया पैसा, कंपनियों द्वारा और भारत के द्वारा, है ना। ये सब कुछ जीडीपी है। बात समझ में आ गया ना। भारत ने खुद कितना कमाया अपने देश के अंदर, राजनीतिक सीमा के अंदर। इनका पैसा नहीं जोड़ा जाएगा, गोरेलाल का जो सऊदी अरब में कमा रहे थे। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि जीडीपी में केवल राजनीतिक सीमा का पैसा जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? जीएनपी की। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? जीएनपी की। जीएनपी, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इकोनॉमी के भाषा में बेटा टोटल को ग्रॉस कहा जाता है, सकल कहा जाता है। जो हम लोग आम भाषा में टोटल कहते हैं ना, उसको इकोनॉमिक भाषा में क्या कहा जाता है? सकल कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी हमारे देश का जितना भी उत्पाद है राष्ट्रीय, उसको हमें देखना होगा। हमने जीडीपी देख लिया, अब जीएनपी समझो। जीएनपी क्या है? हमारे देश का जितना राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हमारा जितना भी विदेशी पैसा है उसको घटा दो और जितना भारतीयों ने विदेश में जाकर के कमाया है उसको जोड़ दो। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे जीएनपी बराबर क्या होगा फार्मूला? जीएनपी बराबर जीडीपी। जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेशियों ने भारत में जितना पैसा कमाया है उसको घटा दो, माइनस विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया पैसा। भारत में कमाया गया पैसा प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा। क्या होगा? प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा। विदेश में कमाया गया पैसा। अब इसको समझना पिछली वाले उससे। अब इसमें आपने देखा था कि भारतीयों द्वारा कितना पैसा कमाया गया था? 1000 रुपया। और विदेशियों द्वारा भारत में कितना पैसा कमाया गया था? 500 रुपए। तो हमारी टोटल जीडीपी कितनी बनी थी? 1500 रुपए। तो जीडीपी में से हमें किसको घटाना होगा? दूसरे, हमारे देश में दूसरे लोग जितना कमा रहे हैं। और उसमें जोड़ना किसको होगा? गोरेलाल को, जो भारतीय हैं और विदेश में कमा रहे थे। तो अब समझना जीएनपी कितना निकलेगा हमारा। अब समझो जीएनपी कितना निकलेगा। अब जीएनपी हमारा कितना निकलेगा इसको समझना जरा। अब जीएनपी हमारा देखो कितना निकल रहा है बेटा। जीडीपी कितना था हमारा? 1500 रुपए, है ना। इसमें से हमें कितना माइनस करना है? विदेशियों द्वारा कमाया गया पैसा। और विदेशियों ने भारत में कितना पैसा कमाया है? 500 रुपए। और भारतीयों ने विदेश में कितना पैसा कमाया है? 100 रुपए। तो हमें इसको जोड़ देना।
तो अब हमारी टोटल जीएनपी कितनी निकल आई? तो टोटल हमारी अब जीएनपी जो निकल आएगी वो कितनी होगी? 1100 रुपए। हमारी जीएनपी कितनी निकल आई है? 1100 रुपए। ये है हमारी जीएनपी। यानी जीडीपी में से विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया पैसा घटा दो और उसमें भारतीयों ने विदेश में जाकर के जो पैसा कमाया है उसको जोड़ दो, तो ये टोटल हमारी क्या निकल आई है? जीएनपी निकल आई। अब जीडीपी और जीएनपी समझ में आ गया? जीडीपी में विदेशियों द्वारा भी भारत में जो कमाया जाए सब कुछ जोड़ दिया। इससे फायदा क्या होता है सर? इससे फायदा यह होता है कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है ना, रोजगार मिलता है। जब कंपनियां ज्यादा लगेंगी तो रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ने लगती, सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। तो जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी जीडीपी, वो देश उतना ही सुखी और समृद्ध माना जाता है। इसलिए जीडीपी से हमारे देश का भी आकलन होता है। विश्व के स्तर पर देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी से ही नापा जाता है, लेकिन यदि हमें राष्ट्रीय आय नापनी है तो फिर जीडीपी से नहीं नापेंगे। फिर किससे नापेंगे? ये अभी हाल पता चलेगा, पूरा वीडियो देख लो। अगला पॉइंट, अब हमने समझ लिया जीएनपी क्या है और जीडीपी क्या है। अब हमें देखना है एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। बहुत ध्यान से समझना। अब हम लोग समझने वाले हैं एनडीपी, एनडीपी और एनएनपी। इनके फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि फुल फॉर्म से हमें परिभाषा समझ में आ जाती है। एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है, इसको समझो बेटा। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हिंदी में समझो इसको। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं बेटा शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो एनडीपी है, ये किसका बदला हुआ रूप है? ये बेटा बदला हुआ रूप किसका है? ये जीडीपी का बदला हुआ रूप है। बस जीडीपी में से हमने जी को हटा दिया और यहां पर किसको जोड़ दिया है? एन को जोड़ दिया। जी का मतलब था ग्रॉस, यानी सकल, पूरा घरेलू उत्पाद। जितना भी हमारे देश के अंदर उत्पादित हो रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, बेंच हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, पंखा है, एसी है, लाइट है, जितना भी हमारे देश के अंदर, चाहे हमारे देश की कंपनी चाहे विदेशी कंपनी, जितना भी कमा रहे हैं सब कुछ हमारे देश की जीडीपी में जुड़ जाता था। लेकिन अब हमें क्या करना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। अब हमें क्या करना है? देखो, जीडीपी में से जब हम लोग समझो जीएनपी बराबर क्या होता है बेटा, सॉरी एनडीपी बराबर क्या होता है फार्मूला? एनडीपी बराबर, इसको ध्यान से समझना, एनडीपी बराबर फार्मूला क्या होगा? जीडीपी, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, माइनस या डेप्रेसिएशन, या इसको हम कह सकते हैं मूल्य ह्रास। जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। बात समझ में आ रही ना? मान लिया हमने, अब ये देखो कैसे होता है मूल्य ह्रास। माना हमने एक वर्ष में अपने देश के अंदर 500 अंडे उत्पादित किए। कितने अंडे? 500 अंडे। लेकिन ट्रांसपोर्ट करते समय, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते समय, उसमें से 200 अंडे टूट गए। अब 500 अंडे टोटल हमने किस में जोड़ दिए थे? जीडीपी में। लेकिन उसमें से हमारी टूट फूट कितने की हो गई? 200 अंडों की। तो अब हमारा जो शुद्ध उत्पाद बचा वो कितने अंडे का बचा? 300 अंडे का बचा। बताओ बचा कि नहीं बचा? जैसे मान लिया हमने 500 बल्ब निर्मित किए एक साल में, माना कि हमने एक साल में 1000 बल्ब निर्मित किए, तो वो सब हमारे जीडीपी में शामिल हो गया। लेकिन ट्रांसपोर्ट करते समय उसमें से 100 बल्ब खराब निकल गए, है ना। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते समय उसमें से 100 बल्ब खराब निकल गए। तो फिर अब हमारे जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद, वो कितने रुपए का बचेगा? 900 बल्ब का बचेगा। अब बात समझ में आ रही ना? यानी जब हम जीडीपी में से मूल्य ह्रास यानी डेप्रेसिएशन घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा? तो हमारे पास बचेगा एनडीपी। बात समझ में आ रही ना? तो हमारे पास क्या बचेगा? एनडीपी। मान लिया हमारी जो जीडीपी कितने रुपए की थी बेटा? मान लिया हमारी जीडीपी जो थी वो थी
उतने टाइम हमने कितने की बताई थी बेटा? 1500 रुपए की। हमारी जीडीपी कितने रुपए की थी? 1500 रुपए की। अब इसमें से 300 रुपए की टूट फूट हो गई। कितने रुपए की टूट फूट हो गई? 300 रुपए की टूट फूट हो गई। तो अब हमारी जो एनडीपी बचेगी वो कितने रुपए की बचेगी? वो हमारी बचेगी 1200 रुपए की। 1200 रुपया ये हमारी क्या निकली? एनडीपी। बात समझ में आ गई? अब लेकिन ध्यान देना कि अगर जब हमने बताया था जो हमारी जीडीपी निकली थी वो कितनी रुपए निकली थी? 1500 रुपए निकली थी। लेकिन आप इधर पे देखो, हमारे देश की कंपनी ने कितना पैसा कमाया था? 1000। और विदेश की कंपनी ने कितना पैसा कमाया था? 500। अगर टूट फूट हुई है तो भारतीय कंपनी के सामान की भी हुई होगी और विदेशी कंपनी के सामान की भी हुई होगी। और हमने टोटल टूट फूट बता दी आपको 300 रुपए। तो इसका मतलब है कुछ सामान इनका टूटा होगा, कुछ सामान इनका भी टूटा होगा। नहीं होगा? तो हमने मान लिया 300 रुपए में से 200 रुपए की टूट फूट भारतीय कंपनी की हुई और 100 रुपए की टूट फूट विदेशी कंपनी की हुई, है ना? अब ध्यान से समझना, 200 रुपए की टूट फूट भारतीय कंपनी की और 100 रुपए की टूट फूट हुई विदेशी कंपनी की। अब समझो, अब हम आएंगे किस पर? एनएनपी पर। किस पर आना है हमें? एनएनपी पर। अब आ जाते हैं एनएनपी पर। यहां तक हो गया ना क्लियर? हमने टोटल टूट फूट हमने घटा दी यहां पर 300 रुपए और हमारी एनएनपी एनडीपी आ गई थी 1200 रुपए। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर जिसका नाम है एनएनपी। बहुत ध्यान से समझना, एनएनपी इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका फुल फॉर्म क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी ऐसा उत्पाद जो हमारे देश के अंदर ही हो, हमारे देश का शुद्ध पैसा भी हो और बिल्कुल शुद्ध हो और हमारे देश का हो, ऐसा। अब इसको समझना, यह कैसे निकाला जाता है? इसमें बेटा इसको देखो, एनएनपी बराबर क्या होता है? एनएनपी बराबर जीएनपी। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अब ये क्या आपको पता है कि जीएनपी क्या था? क्या बता सकते हो जीएनपी क्या था? जीएनपी क्या था? जीएनपी क्या था? ध्यान से समझो पीछे, ये देखो जीएनपी निकला हुआ है। जीएनपी क्या था? जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया पैसा हटा दो और भारतीयों द्वारा विदेश में कमाया गया पैसा जोड़ दो। ये क्या था? जीएनपी। यही तो था जीएनपी। अब जीएनपी में से देखो, जीएनपी में हमें क्या करना होगा? हमें इसमें क्या करना होगा? भारतीयों द्वारा कमाया गया जो पैसा है उसको, जो टूट फूट है उसको घटानी होगी केवल, क्योंकि हमें इसमें विदेशियों का पैसा तो शामिल है ही नहीं। अब समझना, इसमें देखो, जो ये 500 रुपए हैं विदेशियों द्वारा कमाए गए, ये इसमें जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए। तो अब हमने जो 200 रुपए वहां पे घटाए थे, 100 रुपए घटाए थे विदेशियों द्वारा कमाए हुए टूट फूट वाले, वो इसमें हमें क्या करने होंगे? माइनस करने होंगे। बात समझ में आ रही ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? जीएनपी हमारी कितनी निकली थी बेटा? 1100 रुपए। अब जीएनपी में से हम लोग किसको घटाएंगे? मूल्यह्रास। और भारतीयों का मूल्यह्रास कितने रुपए था? ये देखो, भारतीयों का मूल्यह्रास कितने रुपए था? ये देखो, ये लिखा है, भारतीयों का मूल्यह्रास कितने रुपए था? 200 रुपए। और विदेशियों का मूल्यह्रास कितने रुपए था? 100 रुपए। तो अब हमें इसमें से केवल किसको घटाना होगा? भारतीयों का मूल्यह्रास घटाना होगा। तो अब हमारी एनएनपी कितनी निकलेगी? अब हमारी एनएनपी निकल आएगी, कितनी निकलेगी जल्दी से बताओ? अब हमारी एनएनपी निकलेगी, जीएनपी कितनी है? जीएनपी है 1100 रुपए और इसमें से हमें मूल्यह्रास किसका घटाना है? भारतीयों वाला। तो भारतीयों का मूल्यह्रास घटाओगे कितने रुपए? 200 रुपए। तो एनएनपी हमारी कितने रुपए निकल आएगी? 900 रुपए। अब बात समझ में आ गई? अब जो ये 900 रुपए है ना बेटा, ये हमारे देश का कैसा पैसा है? ये हमारे देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसमें विदेशियों का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि एक वर्ष में किसी भी देश या राज्य की राजनीतिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का
जो अंतिम मूल्य होता है उसको जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी के बाद जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, आपने सारे पॉइंट समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीडीपी के टाइप समझेंगे। जीडीपी कितने प्रकार की होती है, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है, जीडीपी फैक्टर प्राइस क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, पीपीपी जीडीपी क्या होती है। तो अगले वीडियो में हम लोग इन सारे 5 प्रकार की जो जीडीपी है इन सभी प्रकारों को समझेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए रोजगार विद डीएसएल चैनल के साथ। मैं विवान द्विवेदी आपको सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।